नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय कंप्लीट कोटा का यह छठा लेक्चर है। इससे पूर्व कुल 5 लेक्चर आ चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट विजिट करके वहां पे वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर गोल्स एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे भी हमारे वीडियो सिस्टमेटिक रूप में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे वह जो छाहर कहानी है उसका अध्याय 4 पढ़ेंगे, यानी चौथा कहानी पढ़ेंगे। और यह कहानी है बूबा एगो कहनी कही दे। फ्रेंड्स, इस कहानी के लेखक चितरंजन महतो चित्रा हैं और ये जो छाहर बुक है इसके भी लेखक चितरंजन महतो चित्रा है। और लेखक से संबंधित मैं अपने पहले वीडियो में कंप्लीट डिटेल बता चुका हूँ, तो हर वीडियो में जिक्र करना सही नहीं है, आप हमारे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें इसका टाइटल का अर्थ का, तो इसका मतलब हुआ बूबा मतलब बाबा, दादा, आपके दादाजी होते ग्रैंडफादर उसे कहते हैं, ठीक है। तो बाबा एक कहानी सुना दो। पहले क्या होता था, ट्रेंड होता था कि जितने बुजुर्ग होते थे वो आने वाले नए बच्चों को कहानी सिखाया करते थे। मतलब एक तरह से ये अच्छा भी था, अपनी पुरानी संस्कृति को लाने का यह एक अच्छा जरिया था। तो यही कहानी है बूबा एगो कहानी कह दे। अब हम आगे आएंगे इसके सारांश पे और इसका जो हिंदी रूपांतरण है उसे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर बात करें इस कहानी का संदेश का, तो यह कहानी बताता है कि शराब की लत, दिखावा, अय्यासी, ये सब बर्बादी के प्रमुख कारण हैं और इन्हीं सब बातों पे इस कहानी में जिक्र किया गया। कहानी के अगर प्रमुख पात्रों का बात करें तो गंगाराम इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं और यह गंगाराम ही मेनली इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। ये कौन है, तो गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और जो बुबा यानी बाबा के किरदार में हैं, ठीक है। इसके अलावे जो अन्य पात्र हैं फ्रेंड्स, उनमें से हैं दीनानाथ भंडारी, ये कौन है, तो भदुआगढ़ का जमींदार हैं। सहजदेव चौधरी, ये ढेपचुर टाइंड के जमींदार हैं। और फागू मांझी बाघलता के जमींदार हैं। और तीर्था मुंडा सीआरडी के जमींदार हैं। और गंगला, धनिया, रमू आदा, ये गांव के कुछ व्यक्ति हैं या रैयत जिसको कहते हैं, गांव के जो व्यक्ति हैं वो अत्यधिक शराब का सेवन करके या अपना घर बर्बाद करते हैं। आगे कहानी में आपको ये डिटेल में समझ में आएगा। इस कहानी में कुछ प्रमुख शब्दों का बात करें तो है वह कलवा। कलवा फ्रेंड्स दोपहर का भोजन होता है। बियारी, यह रात का भोजन होता है। खरई, खरई उसे कहते हैं जब जहाँ धान की कटाई होती है और किसी खास जगह पे जहाँ आसपास 4-5 मतलब गांव के 6-7 लोग या फिर कहें ज़्यादातर गांव के लोग किसी खास खेत को उसको साफ करके वहाँ जो खेत से धान का कटाई होता है उसको आके वहाँ पे रखा जाता है, वहाँ पे पुआल वगैरह होता है, ये सब रखा जाता है, तो वह खरई कहलाता है। रैयत क्या होता है फ्रेंड्स, तो किसी राजा के अधीन या उसके राज्य में रहने वाले लोग, जिसे कह सकते हैं सिंपल वर्ड में प्रजा को रैयत कहा जाता है। धाम मतलब उद्यम या उद्योग, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड हैं जो कहानी में आएंगे और अच्छा है कि आप इसे पहले ही एक बार सुन लें तब, ताकि आपको कहानी समझने में परेशानी नहीं होगा। आगे बता दूं कुछ पटतेर यानी मुहावरा कहें, लोकोक्ति कहें, कुछ इस कहानी में जिक्र हुआ है। उनमें से प्रमुख मैं यहाँ पे ला दिया हूँ, बता दिया हूँ। वह है 3 आमदनी 13 खर्चा। इसका मतलब हुआ कमाई से अधिक, कमाई कम होना और खर्च ज़्यादा होना। आगे है डोरा पोइड गेलक ओकर ऐठन नहीं गेलक, यानी एक आप कहावत सुने होंगे कि रस्सी जल गई उसकी ऐठन नहीं गई। इस कहानी में इसका जिक्र है। इसका मतलब होता है कि बुरी अवस्था को प्राप्त होने पर भी जो मनुष्य अपने गर्व अभिमान को नहीं छोड़ता है उसके लिए इस लोकोक्ति का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। मोद मांस कामनाश, यानी दारू मांस का सेवन बर्बादी का प्रमुख कारण है। तो ये इसका अर्थ है। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं बूबा एगो कहानी कही दे। कहानी का सारांश तो नहीं कहेंगे, डिटेल में मैं लाइन बाय लाइन वैसे चीज़ें जो आपको नहीं जिसकी ज़रूरत नहीं है। कहानी का एक होता है कि वर्ड को जोड़ने के लिए कहानी में कुछ लाइंस होते हैं, तो उन्हें मैं स्कीप कर दिया हूँ और कोशिश किया हूँ कि केवल वही चीज़ को मैं बता दूँ आपको जहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए आते हैं कहानी। अगहन यानी नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है वह अगहन कहलाता है। इस समय धान वगैरह जो खेत में जो फसल होते हैं उसका कटाई होता है, तो अगहन का महीना रहता है। धान का कटाई शुरू हो जाता है। फलस्वरूप धान खेत से काटकर गांव के किसान खरई, अभी हमने खरई बताया, खरई में रखते हैं, जहां आसपास 4-6 किसानों का धान इकट्ठा रहता है। और इसी जमा धान की रखवाली हेतु शाम में गांव के लोग खरई पहुंचते हैं। गांव के बड़े छोटे एक एक करके खाने पीने के बाद, शाम का जो खाना होता है उसके बाद कोई पहले आ गया कोई बाद में आया, इस तरह से
खरई में पहुंचते हैं और उस क्षेत्र से कोई धान वगैरह चुरा ना ले, उसके रखवाली के लिए लोग यहाँ पे जमा होते थे। कुछ बड़े बच्चे किताब कॉपी और लालटेन के साथ लेकर आते हैं। मतलब कुछ बच्चे वैसे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे। वह कुरहा एक वर्ड है कि जो बना होता था मतलब खरई में, जहाँ पे लोग बैठ के लालटेन होता था, वो जलता था, उसको वहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं। पर ज़्यादातर लोग जो हैं वह हर जोतने वाले लोग ही रहते हैं। ये ऐसा कहानी में बताया गया कि ज़्यादातर लोग जो खेत खरई में आते हैं वे हर जोतने वाले, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करने वाले होते हैं। कुछ ही बच्चे होते हैं जो लालटेन और किताब लेकर भी वहाँ पे पहुँचते हैं। गंगाराम नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो स्वभाव से काफ़ी अच्छे हैं तथा सभी बड़े एवं बच्चों से अच्छा व्यवहार रखते हैं। हमेशा धान की रखवाली में खरई में ही रहते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जो हमेशा इनका पूरा समय मतलब धान की रखवाली में खरई में ही बीतता था। और इनका जो दोपहर का भोजन था यानी जिसे कलवा है, वह इनकी बड़ी पुतौ तथा शाम का भोजन जो बियारी है वह इनका बेटा पहुंचा देते थे। और यहीं पे वे खरे पे जो बाबा हैं गंगाराम, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बता दूं फ्रेंड्स, अब यहाँ से एक्चुअली कहानी शुरू होता है। शाम का समय रहता है। हर दिन की तरह आज भी गंगाराम के खरई में सभी बच्चे बड़े इकट्ठा हुए थे। इसी बड़े कहने का मतलब है कि कुछ बच्चे छोटे होते थे, कुछ बच्चे सयाने होते थे। मतलब अगर जो 14-15 साल का है, 16-17 साल का है, तो उसको सयाना के रूप में, या कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो 12-15 साल के भी होते थे। इस तरह के बच्चे वहाँ पे गंगाराम के पास उनके खरई में इकट्ठा होते हैं। बच्चे गंगाराम से कहते हैं कि बुबा आइज एगो कहानी सुनाई दो। इस पर गंगाराम कहते हैं कि छोड़ा छोड़ी या राजो रजवाड़ा कर कहानी मैं नहीं सुना पाऊँगा। मतलब कि जो लड़का लड़की या फिर राजा महाराजा वाला कहानी होता था वह मैं नहीं सुना पाऊँगा। हाँ कहोगे तो ई गांव घर कैसे डूबल ये कहानी सुना सकता हूँ, इसके बारे में डिटेल में बता सकता हूँ। इस पर कुछ बच्चे कहते हैं बाबा कहाँ गांव डूबा है, मतलब कहते हैं कि गांव डूब गया। तो बच्चे जो 10-12 साल के बच्चे होते हैं उन्हें लगता है कि डूब जाना का मतलब वो पानी में डूबने से समझते हैं। इस पर गंगाराम जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम लोग को नहीं दिख रहा है, पर मैं देख रहा हूँ कि कैसे यह गाँव घर डूबा है। इस पर बच्चे कहते हैं हम लोग कुछ नहीं समझ पाए, आप अच्छे से समझा दीजिए। इस पर गंगाराम सभी को एक जगह बैठाकर यह कहते हुए कहानी शुरू करते हैं कि जितना तुम लोग सुनोगे उससे ज़्यादा सीखोगे। तो चलो आज ये कहानी मैं कह ही देता हूँ। बहुत दिन पहले की बात है, जब यहाँ अंग्रेजों का राज चलता था, तब भारत के सब छोटे बड़े राजा अंग्रेजी सरकार के अधीन थे। तब राजा जो होते थे वो अंग्रेजों को मालगुजारी यानी एक टैक्स कर देते थे। और राजा यह कर क्षेत्र में रहने वाले लोग जिन्हें रैयत कहा जाता था, अभी मैं बताया कि क्षेत्र में राज्य की कोई भी राज्य है और उस राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोग को, जैसे प्रजा को रैयत कहा जाता है, मतलब ये रैयत कहा जाता था। तो राजा लोग किससे लेते थे, मतलब कर तो रैयत से, और वो जमा करके अंग्रेजों को देते थे। अब रैयत से कर राजा तो डायरेक्ट वसूलते नहीं थे, तो राजा लोग जमींदार नियुक्त किए थे कर की वसूली के लिए। तो जमींदारों के माध्यम से वे कर वसूलते थे। फलस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से जमींदार लोग ही गांव के जमीन, वन, परती उड़ती, टोंगरी, पत्थर सब के मालिक बने हुए थे। अब इस तरह से कहानी चलता रहता है, खोटा भाषा में कहानी लिखा हुआ है। बीच बीच में बच्चे गंगाराम से पूछते भी रहते हैं कि आगे क्या हुआ, क्योंकि बीच बीच में गंगाराम क्या होता था कि कहानी कहते कहते वह मतलब खैनी सानने लगते थे और खैनी खाते थे और थूकने वगैरह में कुछ देर रुक जाते थे। तो बच्चे बड़ा इंटरेस्ट से सुनते रहते थे कि हाँ आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। इस तरह से कहानी में जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो बीच बीच में ऐसे मतलब अचानक कहानी में बीच बीच में बच्चों का एंट्री और पैराग्राफ लिखा गया, तो उसे मैं स्किप किया हूँ, इसलिए मैं यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको कहानी आपके ध्यान में रहे, ठीक है। आगे गंगाराम कहते हैं कि छोट मोट जमींदार का मनमानी चलता था। एक भी दिन नहीं ऐसा रहता था जब बिना सर शिकार और मछली दारू के ये जो जमींदार होते थे वे लोग रहते थे। गुड़ाइत चौकीदार में इनके सेवा में, गुड़ाइत चौकीदार जो होते थे वह इनके सेवा में लगे रहते थे। गुड़ाइत फ्रेंड्स, अगर आप मांझी शासन व्यवस्था को देखेंगे तो संथाल परगना क्षेत्र में गुड़ाइत जो होता था वह मांझी का सचिव होता था। और गांव का जितना भी अगर कोई उत्सव वगैरह होता है तो उसका सूचना या लोगों को एकत्र करना, यह काम गुड़ाइत का होता था। चौकीदार ये पुलिस के सेंस में अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसका गिरफ्तारी वगैरह करने का काम चौकीदार को होता था। आगे कुछ काम हुआ तो गुड़ाइत एवं चौकीदार को, जो जमींदार थे, गुड़ाइत और चौकीदार को संपर्क करते थे। और गुड़ाइत और चौकीदार जो है वो रैयत से
रैयत के माध्यम से कुछ सामान हुआ, खाने पीने का, मुर्गा मछली दिस दैट, दारू वगैरह, तो रैयत के माध्यम से, क्योंकि रैयत टैक्स देते थे, तो जो रैयत से किसी किसी भी प्रकार का डिमांड करना हो तो जमींदार क्या करते थे कि गुड़ाई और चौकीदार को बोलते थे, वे जाके रैयतों से उनके लिए जुगाड़ कर देते थे। ठीक है, आगे गंगाराम बताते हैं कि भदुआगढ़ा, ढेपचूर टाइड, बागलता एवं सीआरडी के जमींदार क्रमशः कौन थे? तो दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी और तीर्था मुंडा थे। ये लोग आसपास के 21 गांव के मालगुजारी वसूलते थे, रसीद काटते थे और राजा के वकास्त, अगर आप इसका एग्जैक्ट मीनिंग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आगे जीरात, गैर मजरूआ जमीन का बंदोबस्ती करते थे। इसलिए समाज में इनका दबदबा था, यानी जमींदारों का दबदबा था। ये लोग अपना काम तो रैयत से कराते ही थे, साथ ही जमीन के रैयती बंदोबस्ती करने में पैसे, यानी जिसे खुशनुमा कहा गया है कहानी में, भी लेते थे। इनके साथ साथ रैयत को गोड़ाई तथा चौकीदार को भी खिलाना पिलाना पड़ता था, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से जमींदारों तक इनका संपर्क हो पाता था। आगे गंगाराम बताते हैं कि गलत ढंग से कमाए पैसे से ये जमींदार लोग खाने पीने और मौज मस्ती में बिताने लगे। मोद मांस कामनास के फेरा में ये लोग पड़ गए। धीरे धीरे इनका कमाई घटने लगा और खर्चा बढ़ने लगा। आदत बिगड़ा होने की वजह से इनका खर्च बढ़ा, बाल बच्चे बड़े हुए, परंतु इनका फुटानी जो था वह कम नहीं हुआ, क्योंकि इनको आदत हो गया था, ये दारू मछली ये सब ऐसा चीज़ है कि आपको एक बार लत लग जाता है तो वह बढ़ता ही चला जाता है। बाद में ज़मींदारों से क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे सोसाइटी अपडेट होते चला गया, तो ज़मींदार के जो पावर थे वो कम होते चले गए और उनका जो अर्निंग का सोर्स था वह कम होता चला गया। लेकिन इन लोगों का जो फुटानी था, मतलब जो दिखावा था, अय्यासी था, वह कम नहीं हुआ। जमींदार के बेटा बेटी का विवाह हो, उसमें शान शौकत की कमी नहीं होना चाहिए था। मतलब दिखावा में ये लोग ज़मीन बेच देते थे, कुछ कर देते थे, लेकिन हाँ, जो शान शौकत होता था वह कम नहीं होना चाहिए था। एक तरह से इनका अभिमान था। ठीक है, 3 आमदनी 13 खर्चा, इसका मतलब हुआ कि आमदनी बहुत कम है और खर्चा बहुत ज़्यादा के चक्कर में ये अपना ज़मीन जायदाद रैयतों को बेचने लगे। बाद में ये अपना ज़मीन जायदाद मतलब दिखाने के चक्कर में कि हाँ मैं अपना बेटा की शादी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बेटी की शादी ऐसे कर रहा हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा उसमें खर्च होता था, तो इसको लेकर वे क्या करने लगे, अब तो पैसा आने का उनके पास सोर्स रहा नहीं था, तो अब वे क्या करने लगे, उनके पास जो ज़मीन था वह रैयत को बेचने लगे। अगर उनकी ज़मीन रैयत, चूँकि रैयत तो उतने संपन्न होते नहीं थे, अगर रैयत ज़मीन नहीं ले पा रहे थे तो रैयत नहीं मिलने पर इन लोगों का ज़मीन चालाक जमींदार जो आसपास के थे वह अपने नाम करवा लिए। इनके बाल बच्चे 10-5 वर्षों में ही गरीब हो गए। दीनानाथ भंडारी के 6 गांव तो डूबा ही, साथ ही साथ उसका रैयत ज़मीन भी दूसरे जमींदार के हाथ में चला गया। आगे सहजदेव चौधरी तो दारू शराब में बर्बाद हो गया था। फागू और तीर्था मुंडा का हाल सहदेव चौधरी से भी बुरा हो गया था। धीरे धीरे जमींदारी भी खत्म हो गया था, तो इनका जो अर्निंग का सोर्स था वो ऑब्वियसली खत्म हो गया था। आगे गंगाराम बताते हैं कि दीनानाथ भंडारी के बच्चे गांव छोड़कर शहर चले गए थे, और क्योंकि वे थोड़े पढ़े लिखे थे, उच्च कुल ब्राह्मण परिवार के थे, इसलिए परिस्थिति को समझते हुए वे शहर चले गए और नौकरी चाकरी करने लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अगर रीजनल लिटरेचर को पढ़ते हैं या रीजनल साहित्य को पढ़ते हैं तो एक्चुअली जो हमारे ज़मीनी स्तर का समस्या होता है, ज़मीनी स्तर का प्रॉब्लम होता है, ये सब जानने को मौका मिलता है और ये सब जानना चाहिए। खैर आगे हम इन सभी ज़मीनी स्तर की समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे, परंतु फिलहाल हमें एक ख़ास समय में सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो हम सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कंटेंट को सिर्फ जानते हैं, समझते हैं, ताकि एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर कर सकें। बाद में जाके हम इन जैसे ये जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पे भी आएंगे। फिलहाल क्या है, कहते हैं ना कि आप अगर समाज में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद में बदलाव लाइए, तब जाकर आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जो बंदा खुद में बदलाव नहीं ला सकता वह कहाँ से सोसाइटी में बदलाव लाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दीनानाथ भंडारी के बच्चे जो थे वह जो शहर मतलब गांव को छोड़कर शहर चले गए थे। और पहले क्या होता था कि अगर आप पुराने जो ये मनु संहिता वगैरह जो भी है उसमें देखते हैं कि ऐसा इस तरह का प्रोविज़न था कि जो ब्राह्मण या उच्च कुल के होते थे उन्हें ही पढ़ने का अधिकार था। तो उसी प्रकार दीनानाथ भंडारी के बच्चे भी ब्राह्मण परिवार के थे, इसलिए परिस्थिति को समझते हुए वे बाहर चले गए और उनका नौकरी लग गया। आगे बताता है कहानी में कि सहजदेव चौधरी के बच्चे खेती करने लगे।
फागू मांझी और तीर्था मुंडा अजगर सांप जैसा शराब पीकर इधर उधर घोलटल पोलटल चलते थे। यानी अब उनका क्या काम था कि कहीं भी कुछ काम किए, थोड़ा बहुत शराब मिला और वही पी के कहीं भी पड़े हैं। आप ऐसे भी आए दिन भी सोसाइटी में इस तरह के लोगों से रूबरू होते होंगे। पर आगे है कि इनका जमींदारी खत्म हो गया था, पर उसका छाप जो था वह नहीं गया था। आप अगर देखेंगे शहर में तो नहीं होता है, लेकिन अगर टाउन विलेज एरिया में जाएंगे तो इस तरह के इश्यूज अभी भी आपको विद्यमान मिल जाएंगे। यानी ये जो कहावत है कि डोरा पोड़ गेलक ओकर ऐठन नहीं गेलक, यानी रस्सी जल गई है पर ऐठन नहीं गई है, कहावत इनके संदर्भ में सच हो गया था। तो किन के संदर्भ में? तो उपरोक्त जमींदार के संदर्भ में, यानी दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी और फागू मांझी और तीर्था मुंडा के बारे में। ठीक है, और ये 4 ऐसे कैरेक्टर हैं जो एज ए पात्र आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे कहानी में बताता है कि मांझी और मुंडा दोनों जो थे वे दीनानाथ भंडारी के खेत में माटी काटने लगे। तो सोचिए कहाँ से कहाँ स्थिति चला गया कि कहाँ भी एक जमींदार होते थे, 21 गांव के मालगुजारी लेते थे, और अब देखिए कि जिस जमींदार के बराबर में टक्कर में थे उन्हीं के यहाँ इनको अब माटी काटना पड़ रहा है। 2 दिन काम करते और 2 दिन शराब दारू पीकर सोए रहते। तो ये मांझी और जो मुंडा थे, यानी फागू मांझी और तीर्था मुंडा थे, ये 2 दिन काम किए, 2 दिन में पैसा इतना हो गया कि मतलब दारू पीने लायक पैसा हो गया। तो जब तक पैसा रहता था तब तक ये दारू पी के इधर उधर घुलटाए रहते थे, पड़े रहते थे। इन दोनों के बच्चे भी इन लोगों के जैसा ही माटी काटने वाले बन गए थे। आगे कुछ बच्चे बोलते हैं कि कहानियाँ सिराई गेलो का बुबा, मतलब उनसे पूछते हैं कि कहानी खत्म हो गया क्या बाबा। इस पर गंगाराम जवाब देते हैं, अभी तो मज़ा वाला भाग बाकी है। अभी तक तो हम लोग देखें कि गांव कैसे डूबा, अब हम देखेंगे कि घर कैसे डूबा। अभी तक गांव के डूबने का कहानी था कि कैसे अंग्रेज आए, राजा उन्हें मालगुजारी देते थे, ये जमींदारपन पे धीरे धीरे जमींदारी कम हुआ और ये जमींदारों की स्थिति खराब होती चली गई और ये इतनी बदतर हो गई कि माटी काटने पे उतर आए। ठीक है, उसके बाद ये तो हुआ कि गांव का स्थिति खराब हो गया। अब वही बताते हैं कि घर कैसे डूबा, कितने लोगों को घर कैसे डूबा। आगे बताते हैं पहले मौत दारू का इतना चलन नहीं था, मतलब पहले शराब जो था इस तरह से आम नहीं था। कोई कोई आदमी ही बराबर दारू पीता था। पर्व त्यौहार में ही दारू चुआता था, यानी बनाया जाता था, या सोहराई करम में कहीं से दारू लाया जाता था, मतलब त्यौहार पे लाया जाता था एक खास उत्सव के रूप में। पर अब क्या हुआ है कि घर घर दारू हड़िया बनता है। पहले सिर्फ 1-2 मुंडा मांझी और कहूँ कहूँ तेली घर ही दारू बनता था। ठीक है, तो यह इस तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑप्शन दे देगा कि इस मतलब दारू पहले कहाँ कौन कौन लोग बनाते थे, और ऐसा भी पूछ सकता है कि इसका जिक्र किस कहानी में हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि दारू बनाने का काम पहले क्या था, पहले मुंडा मांझी और कहूँ कहूँ तेली लोग दारू बनाते थे। ठीक है, ऐसा कहानी में बताया गया। पर अब 1-2 बड़ा लोग का घर छोड़कर घरे घरे दारू बन रहा है। अब कम उम्र के लड़के भी दारू पीकर अक्सर झगड़ा करते रहते हैं। आगे एक बच्चा पूछता है, तो घर कैसे डूबा बाबा? पूछता है कि हाँ, तो ये सब हुआ तो घर कैसे डूब गया? इस पर गंगाराम कहते हैं, घर कैसे नहीं डूबा, काम न धाम, लोगों को कोई रास्ता नहीं, दारू पीना ताश खेलना काम न धाम, मतलब कोई काम नहीं करता है, कोई दुकान है या उद्यम है कुछ नहीं करता है, बस खाली खाना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना खोजता है, और दारू और ताश के लिए पैसा जब नहीं मिलने लगता है तो चोरी करता है। यह सब घर डूबने का ही तो निशानी है, ऐसा गंगाराम बच्चों को कहते हैं। आगे एक बच्चा बोलता है कि अच्छा बाबा, ये तो बताइए, ये जो गंगला आजा, धनिया काका या रमू आदा, इन लोग तो खूब दारू पीता है और पीने के बाद बड़ा बड़ा डिंग हाँकता है, मतलब फेंकता है, झूठ बोलता है कि हाँ मैं ये था, ये वो था, मैं राजा कुल का था। तो इस तरह के से वही लोग दारू पीने के बाद, ऑब्वियसली दारू पीने के बाद अगर आपको देखेंगे कि लोग थोड़ी कुछ ज़्यादा ही बड़बड़ाने लगते हैं और फेंकने भी लगते हैं। ठीक है, आगे है कहानी में कि जकर तकर से झगड़ा करते हैं, मतलब डिंग हाँकते हुए जकर तकर से झगड़ा करते रहते हैं, जो पूरे गांव में हो हल्ला होते रहता है। ठीक है, इस पर गंगाराम कहते हैं, घर डुबाने वाला लोग ये सब दारू पीने वाले लोग ही हैं। ये लोग अपना माँ बाप के लिए तो कुछ कर नहीं पाया, बस उनका नाम लेकर उन्हें भी बदनाम कर रहा है। मैं फलना खानदान का था, या मेरे दादा ये थे, वो फलना आजा जमींदार थे, वो फलना आजा इंजीनियर थे, डॉक्टर थे,
प्रिंसिपल थे, उदादा दरोगा थे, ये सब बातें ये बोलते रहते हैं। कब? जब ये शराब के नशे में होते हैं। और जब ये इनका जो मतलब शराब का नशा फट जाता है तो इन्हें मतलब इनकी जो ये अज्ञानी बन जाते हैं, ये अज्ञानी बन जाते हैं और इन्हें मानो कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है। पर जैसे ही शराब पीते हैं वैसे ही इनका जो है रूप ही चेंज हो जाता है, ऐसा कहानी में बताया गया है। ऐसे दरपुया बहुत खतरनाक होते हैं। ये तुरंत पुरानी बातों पर चर्चा कर झगड़ा करेंगे और बाद में पैर पर गिरकर माफ़ी भी मांग लेंगे। तो ये लोग कमाता है और पैसा मिलते ही पीने में 3 के 13 खर्च करते हैं। मतलब पैसा थोड़ा सा कमाया और उसके अकॉर्डिंग ये खर्च नहीं करते, उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं। ठीक है, यही इस जो लोकोक्ति है या मुहावरा है तो इसका यही अर्थ है। घटने पर जब इनका पैसा खर्च हो जाता है, घट जाता है, तो घर मेहमान आए हैं, बच्चा का शुल्क भरना है बोलकर उधार मांगते हैं और इनके चक्कर में देने वाला मतलब उधार देने वाला भी डूबता है। आगे कहानी में बताया गया है कि बेटी के विवाह में गंगला 2 गो खेत और 1 गो टाँड़ बेचा, धनिया कई गो बारी और खेत टाँड़ बेचा। टाँड़ मतलब ऐसा भूमि होता है जहाँ पे जनरली खेती नहीं होता है, बड़ा सा एक लैंड होता है, उसे टाँड़ कहते हैं। ठीक है। रमुओ दुइयो बेटी के शादी में 2 गो खेत, 1 गो सड़क किनारे का टाँड़ और पानी पटवे पंप बेचा। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि पानी पटवे का पंप जो है वह कौन बेचा? तो रमुओ बेचा। क्यों बेचा? तो अपनी दोनों बेटी के सगाई के लिए। खैर इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आप पूरा सिलेबस पे जाएंगे तो ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट हैं ये पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़े मतलब ज़्यादा डीपेस्ट हो जाते हैं, डीप वाला क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको बेस्ट तैयारी करना है, कंपटीशन ज़्यादा है, आपको कोशिश करना है कि 70+ वाले नहीं हो, मतलब कि 100 में आपके 70 क्वेश्चन सही होने वाले करने वाले लोगों का संख्या बहुत है, आपको 90+ में जाना है। तो ईच एंड एवरीथिंग मतलब छोटे छोटे बिंदुओं को भी ध्यान में रखना है। अगर आप 3 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा बना देते हैं तो 9 नंबर बहुत मायने रखता है। सिंगल एग्ज़ाम है और इसका इम्पॉर्टेंस मतलब आप समझ सकते हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बाकी में और अभी मैं क्वेश्चन पे भी आएंगे इस कहानी से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस पर जब ये सब चीज़ बेचा, ये सब बताते हैं बाबा, ठीक है, मतलब गंगाराम। इस पर बच्चे कहते हैं हाँ बाबा यह सब तो हम लोग जानते ही हैं। आगे गंगाराम कहते हैं कि दारू पीने वालों की और क्या बताऊं, कितने दारू पिया, दारू के नशा में झगड़ा, मुंह मतलब सर काटा है, बहू को मारा है, बाप को काटा है, माँ को मारा है, टांगा, बैसला, फरसा, ये सब हथियार हैं। जो मिला उसी से बिना सोचे प्रहार किया और जिंदगी भर जेल में भी सड़ा है। तो किसके वजह से? दारू के वजह से। इस प्रकार गंगाराम बच्चों को दारू पीने वालों का गुण दोष बताने लगते हैं तथा बोले यह सब घटना, आगे बताते हैं गंगाराम कि यह सब घटना जो है वह ज़्यादातर आदिवासी समाज में होता है, कुर्मी परिवार में भी 1-2 घटना घटा है, ऐसा कहानी में बताया गया। इसलिए बच्चों तुम लोग कभी दारू का नशा नहीं करना, यह संदेश देते हुए सारे बच्चे भी आगे थक जाते हैं और बाबा भी बोलते हैं कि आज का कहानी यहीं पे ख़त्म हो गया, यह संदेश के साथ कि दारू से दूर रहना चाहिए। तो अगर हम कहानी से क्या शिक्षा मिलता है इस पे बात करें तो इसका एक ही यह शिक्षा है कि परिस्थिति को देखते हुए जीवन जीना चाहिए और ज़्यादा दिखावा में, अयासी में या दारू शराब का सेवन में नहीं डूब जाना चाहिए। तो वही बात हुआ, दारू शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब इस कहानी में कुछ प्रमुख शब्द आए, मैं ऐसे भी पेजेस में जगह छोड़ देता हूँ, बाद में भी मैं इस नोट्स में जब पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तो यह नोट्स मैं अवेलेबल करवा दूंगा। आप कहीं से भी इसे स्टडी फॉर गोल से भी संपर्क करके ले सकते हैं या फिर आप जीरोक्स वगैरह भी करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसलिए मैं जगह छोड़ता हूँ ताकि कुछ और चीज़ें निकल के आएँ। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उन सब चीज़ों को भी नोट्स में मैं ऐड कर दूँगा। तो एक प्रमुख शब्द आया था गुड़ाई। मैं बताया था कि मांझी परगना शासन व्यवस्था जो संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है में यह मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता था। गुड़ाई उत्सव आदि मौक़ों पर ग्रामीणों को एकत्रित करने का काम था गुड़ाइत का। अब फ्रेंड्स यह तो हुआ यह इस कहानी का सारांश, और थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अगर आपका समय लगे तो लगे, लेकिन एक बार ही ऐसा पढ़ लिया जाए कि आगे बस जाके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो, बाकी कहानी देखने की ज़रूरत ना पड़े। अब आते हैं फ्रेंड्स इस कहानी से बनने वाले कुछ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। यह नोट्स देखिए इस तरह से मैं खाली छोड़ दिया हूँ ताकि कल को जाके इसमें कुछ दोबारा कुछ अपडेट होता है तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो आपको नोट्स में मिल जाएगा। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि
बूबा एगो कहानी कही दे ककर लिखल कहानी लागे। तो इसका सही आंसर इजी, वेरी इजी, चित्तरंजन महतो चित्रा का यह लिखा हुआ कहानी है। और छाहर पुस्तक कहाँ पे, तो छाहर पुस्तक में सम्मिलित है। ठीक है, आगे प्रश्न है गंगाराम कौन कहानी के पात्र लागे। ठीक है, तो गंगाराम कौन कहानी के पात्र लगे, तो यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका सही आंसर होगा इस समय से कोई नहीं। और जो गंगाराम है वो कौन कहानी के प्रमुख पात्र हैं, तो बूबा एगो कहानी कही दे के प्रमुख पात्र हैं। आगे आज का तीसरा प्रश्न है दीनानाथ भंडारी केते गाँव के मालगुजारी बांधे हला या लेता था। तो इसका सही आंसर है वह 6 गाँवों का मालगुजारी लेता था। कहानी में जिक्र आया था कि उसके 6 गाँव छिन गए थे। ठीक है, तो आगे आज का चौथा प्रश्न है कि दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागू मांझी और तीर्था मुंडा ई सभे के हला। तो ये लोग क्या थे फ्रेंड्स, छोट मोट जमींदार थे। ठीक है, आगे प्रश्न है कि बूबा एगो कहानी कही दे में पटतैर लोकोक्ति हकै, मतलब इनमें से कौन सा पटतैर लोकोक्ति है जिसका प्रयोग बूबा एगो कहानी कही दे में हुआ है। तो 3 अर्जन, 13 खरच, मोद मास कामनास, डोरा पोड़ल मकीन ऐठन नाई गेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सभी पटतैर लोकोक्ति का यूज हुआ है कौन से, इस कहानी में। पटतैर लोकोक्ति फ्रेंड्स जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ग्रामर सेक्शन पे भी बैक टू बैक वीडियोस ला दूंगा, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें जो पटतैर लोकोक्ति क्या है, कौन कौन से प्रमुख पटतैर या लोकोक्ति हैं, तो ये सब चीज़ों पे भी हम आएंगे। धीरे धीरे ईच एंड एवरी कंटेंट जो खोटा से रिलेटेड है आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कंप्लीट आप जेएसएससी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं तो स्टडी फॉर गोल्स पे आपको सारे कंटेंट अवेलेबल होंगे। हाँ, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागू मांझी और तीर्था मुंडा कौन कहानी के पात्र लागे। तो वेरी इजी, बूबा एगो कहानी कही दे। सातवां है कि बूबा एगो कहानी कही दे कहानी की संदेश है। तो अर्जन से बेसी खर्च नहीं करना चाहिए, बेसी शौक मौज और दिखावा अयासी नहीं करना चाहिए, आँख मूंद के ककरो नकल नहीं करना चाहिए, या ई सब है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ई सब है। ये सारी चीज़ें मतलब इस कहानी का संदेश है। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे प्रश्न है ई कहानी में कहवैया है, मतलब ये कहानी को कौन कह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस कहानी में कहानी कहवैया कौन है, तो गंगाराम वही कहानी कह रहे थे। ठीक है, वही सुना रहे थे बाबा के किरदार में। 9वां प्रश्न है केकर छुआ पुता गांव छोड़ी शहर चली गेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीनानाथ भंडारी के जो बच्चे थे वे गांव छोड़ के शहर चले गए थे। ठीक है, और नौकरी करने। आगे 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स की गंगला आजा, धनिया काका, रमू आदा कौन कहानी के पात्र लगे। तो इसका सही आंसर है बूबा एगो कहानी कही दे। अभी फ्रेंड्स यह कहानी आप पढ़ें और यही क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको इजी लगता होगा, लेकिन जब एक साथ फुल लेंथ टेस्ट में यह क्वेश्चन गिरेगा तो हो सकता है आप अगर अच्छे से 2-3 बार रिवाइज नहीं करेंगे तो हो सकता है आप कन्फ्यूज हों, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आई होप कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भी अभी बहुत जल्द मैं ऐप पे फुल लेंथ टेस्ट भी वहाँ पे अपडेट करूँगा कंप्लीट खोटा कोर्स में, तो आप वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा कि हाँ जो पढ़ रहे हैं वो आपको ध्यान में रह रहा है या नहीं। अब ये तो वे कुछ वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप देख लीजिए। प्रश्न है ई में के मौत दारू पी के घोलटल रहता, मतलब कौन मौत दारू पी के घोलटाया रहता था। तो इसका सही आंसर होगा मांझी और मुंडा मौत दारू पीकर इधर उधर सोए रहते थे। ठीक है, 12वां प्रश्न है केकर छुआ पुतो मैट कटवा, मतलब माटी काटने वाला भे गेल थी, मतलब भे गया था। तो इसका भी आंसर क्या होगा, मांझी और मुंडा है। ठीक है, आगे 13वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्न में से केकरा गुड़ाई चौकीदार के खिलावे पियावे पड़ोल है, मतलब किनको, ऑप्शन देख लीजिए, किनको गुड़ाई चौकीदार को खिलाना पिलाना पड़ता था। तो रैयतों को, उक्त जमींदारों को, उक्त दुइयों को, और इनमें से कोई नहीं। तो गुड़ायत रैयत को कौन खिलाता पिलाता था, तो गुड़ायत चौकीदार को कौन खिलाता पिलाता था, तो रैयत लोग खिलाते थे ताकि जमींदार के साथ उनका अच्छा टाइप बना सके वो। ठीक है, इसके अलावा नोट में है कि 2 गो खेत एक टाड़ कौन बेचा था, तो गंगला बेटी के विवाह में बेचा था। 2 खेत, सड़क किनारे का टाड़ और पटवेक मशीन, यह देखिए पटवेक मशीन पूछा जा सकता है, तो कौन, रमुआ अपनी दोनों बेटी के विवाह में बेचा था। ठीक है, कई गो बारी और खेत टाड़ ये धनिया बेचा था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यह नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये दोनों पूछ सकता है, ज़्यादा है ये बीच वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे 14वां प्रश्न है फ्रेंड्स की दीनानाथ भंडारी
सहजदेव चौधरी, फागू मांझी और तीर्था मुंडा आस पास के केते गांव कर मालगुजारी और रसीद काटे हला। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए 21 गांव का। ठीक है। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नाय है, मतलब कौन सही सुमेलित नहीं है। तो भदुआगढ़ क्षेत्र था, उसके जमींदार कौन थे, दीनानाथ भंडारी थे, सही है। ढेपचूर टाइंड का सहजदेव चौधरी थे, बागलता के फागू मांझी थे और सीआरडी के यहाँ ऑप्शन दिया है गंगाराम। तो गंगाराम तो कहानी कहने वाले थे, बाबा के किरदार में थे, ये जमींदार नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि सीआरडी के जमींदार कौन थे, तो तीर्था मुंडा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीर्था मुंडा। यहाँ पे सही आंसर डी हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। और सीआरडी के जमींदार का बात करें तो तीर्था मुंडा यहाँ के जमींदार थे। ठीक है। तो यह फ्रेंड्स आज का चैप्टर था। हमने अपने स्तर से कोशिश किया आपको हर चीज़ को बताने का। और अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है, आप चाहते हैं कि इस कंटेंट को और बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है, आपको लगता है, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्लीमेंट में लाऊं। इसके अलावा फ्रेंड्स यह तो हुआ कहानी के साथ साथ आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फुल लेंथ टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को आपके लिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे अवेलेबल करवाया गया है, जहाँ पे आपको अगर आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा, वह है जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय S4G कंप्लीट खोटा का पैकेज है। इस कोर्स में फ्रेंड्स आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे जो सिलेबस है, और चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे। यानी जैसे मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ ऐप पे सेक्शनल टेस्ट अपडेट कर देता हूँ, आप चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा जो नोट्स है मैं खुद से लिखता हूँ, हैंड रिटेन नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा। विगत वर्ष के प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न भी मिल जाएंगे। फुल लेंथ खोटा टेस्ट भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। और डॉट क्लियरेंस के लिए हमने फ्रेंड्स, ताकि आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकें मुझसे या फिर आपस में कनेक्ट होकर डिस्कस कर, इसके लिए डॉट क्लियरेंस व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ, जहाँ पे इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले लोग उस ग्रुप में होते हैं। तो वहाँ पे जाके आप तैयारी को अपना बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों को कंपाइल करने, तैयार करने में एक टीम का ज़रूरत होता है, इसलिए आपको इस पर एक चार्ज रखा गया है ₹499 का। और आप जनरली देखेंगे खोटा के जो भी कोर्सेज हैं 3000, 4000, 5000 इस तरह से होते हैं। तो झारखंड के हर युवा, हर बंदा इस अमाउंट को पे करने में सक्षम नहीं होता है। तो हमने इसे मिनिमम एज पॉसिबल जितना हो सका मिनिमम रखने का प्रयास किया है। तो आप बेहिचक इसे स्टडी फॉर गोल्स को सपोर्ट के रूप में पे कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा सारे कंटेंट अगर आपको लगता है कि यह अमाउंट पे करने में भी आप सक्षम नहीं हैं, तो आप स्टडी फॉर गोल्स टीम से कनेक्ट हो सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारे नोट्स वगैरह आपको ऐसे ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि झारखंड का एक भी बंदा ऐसा ना हो जो गाइडेंस की वजह से या फिर कंटेंट ना होने की वजह से वो यह एक्सक्यूज़ ना दे कि हाँ ये सब चीज़ नहीं होने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो सका। हाँ, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिर्फ आपकी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि आपने उतना नहीं पढ़ा जितना अगला पढ़ रहा था, या फिर जितना अगला अच्छी स्ट्रैटेजी से पढ़ रहा था वैसे आपने नहीं पढ़ा। तो आपका एक्सक्यूज़ आपका होना चाहिए। मेरा काम है आपको कंटेंट अवेलेबल करवा देना, आपको गाइड करना। इसके अलावा फ्रेंड्स आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही आपको अगर हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप बेहिचक इसे अपने मित्रों के साथ शेयर किया कीजिए। और जेएसएससी सीजीएल फुल लेंथ टेस्ट भी ऐप पे अवेलेबल है, तो आप उसे भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो झारखंड करंट अफेयर का बुक आया वह भी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके इन सब का लाभ उठा सकते हैं। फ्री झारखंड करंट अफेयर्स के क्विजेज बैक टू बैक अपडेट किए जाते हैं, तो इसका भी लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही वैसे दोस्त जो स्टडी फॉर गोल्स से अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके साथ आप हमारे कंटेंट को साझा किया कीजिए। हमारी वीडियोज़ व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या फिर आप चर्चा करके भी बता सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के युवा हमारे साथ जुड़े और हम उनके लिए बैक टू बैक बेहतर कंटेंट ला सकें। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, हर बार मैं रिपीट करता हूँ कि यूनिक बनने के लिए ना यूनिक काम भी करने पड़ते हैं, थोड़े से नींद सेक्रीफाइस करने होते हैं, और थोड़ी सी जो फालतू इधर उधर मूवीज़ वगैरह देखने, घूमने फिरने में, ये काम आपको बस 6 महीना के लिए होल्ड करना है। 6 महीना फालतू में समय बर्बाद नहीं कीजिए, उस समय को पढ़ाई में लगाइए। यकीन मानिए आप एक बार सेट हो जाते हैं तो देखिए, अगर माँ बाप वगैरह भी क्या चाहते हैं कि बच्चे का नौकरी हो गया तो वे समझते हाँ मैं सक्सेसफुल हो गया कि मैं अपने बच्चे को सेटल कर दिया। बाकी तो आप जॉब होने के बाद आपको जो मन करता है कीजिए, आप उसके बाद भी लाइफ है, उसके बाद भी आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद भी कई रास्ते खुल जाते हैं। तो फिलहाल आप सेक्रीफाइस कीजिए, बिना बलिदान का कुछ नहीं मिलता है, थोड़ी बलिदान कीजिए और जम के तैयारी कीजिए। अब देखिए सीज़न दिखने लगा है, आप देखेंगे एक्साइज कांस्टेबल वगैरह का जो नियमावली वगैरह को मंजूरी दिया गया है, तो देख रहे हैं कि हो सकता है कि 29 तारीख को जो गवर्नमेंट का 2 साल पूरने वाला है, तो उस दिन कुछ अनाउंसमेंट किया जा सकता है। और ऐसे तो कंफर्म है कि जनवरी फरवरी में कई वैकेंसी आएंगे। तो आप लगे रहें एग्ज़ाम की तैयारी में, कोई कंजूसी नहीं कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूँगा कोटा के नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जोहार।